नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम डेट 15 और 16 अक्टूबर के लिए मॉडल पेपर के क्रम में ये तीसरा मॉडल पेपर है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस करंट अफेयर की पीडीएफ को आप डेली जो है 15-20 पेज आप डेली देखते रहिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। और 1 जनवरी से लेकर के 15 सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर उसमें कवर हो जाएगा लगभग। बाकी आपको अतिरिक्त और पढ़ना हो तो आपके ऊपर है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। साथ ही साथ रिवीजन पर्पज से और जो चीज़ें रिवाइज है यहाँ पर आपकी होती चलेंगी, तो हमारा ये पर्पज है इस प्रैक्टिस सेट का। बाकी के जो प्रैक्टिस सेट हैं 2 हो चुका है, 15 दिन के लिए 15 प्रैक्टिस या 15 मॉडल पेपर के क्रम में। उन दोनों को अगर आपने न देखा हो तो जा करके आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी के बाद 1615 में टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि टॉमस रो किसके दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस वंश का शासन था? गढ़वाल वंश। और इनका नाम है जयचंद्र, और इन्हीं की पुत्री थी संयोगिता, जिनका अपहरण पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा के अंतर्गत सोने और चांदी की मुद्राएं थी। सोने की मुद्रा को दिनार और चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपसे ये वाला पूछ दे, चांदी वाला। तो रूपक और दिनार, सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, संलेखना या फिर इसी को बोलते हैं संथारा। इसमें क्या होता है? उपवास के द्वारा प्राण त्यागा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को राजपाट दे करके और श्रवण बेलगोला में चले गए थे अंतिम समय में, और वहां पर जाकर के उन्होंने संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। इसको आप याद रखिएगा, उपवास द्वारा प्राण त्याग। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, यह भी सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, यह भी सही है। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। मतलब 1833 से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बल्कि 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा गवर्नर के साथ जनरल आ गया, वारन हेस्टिंग्स। बंगाल का, माफी चाहूंगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक शासनकाल था विलियम बेंटिक का, याद रखिएगा इसको। भारत का पहला गवर्नर जनरल। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग। और 1858 में, 57 की क्रांति के बाद 1858 में वही जो है भारत का पहला वायसराय बनता है। अंतिम वायसराय माउंटबेटन। आज़ादी के बाद अंतिम वायसराय, आज़ादी के बाद अंतिम गवर्नर जनरल, आज़ादी के बाद वायसराय का पद समाप्त हो गया और वापस से गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, जो कि 1947 से 50 तक चले, जब तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ नहीं दिलाया गया। तो 1947 से लेकर के 48 तक माउंटबेटन थे, और 48 से लेकर के 50 तक सी गोपालाचारी थे गवर्नर जनरल। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, अंतिम गवर्नर जनरल पूछे स्वतंत्रता के पश्चात, याद रहेंगे आपको। यहां से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, तो डी यहां पर हो जाएगा राइट आंसर इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था? चंपारण आंदोलन 1917, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1917-18, इसके बाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किए थे। उसके बाद फिर 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन, 1930 से लेकर के 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन। याद रहेगा आप सभी को ये सभी चीज़ें।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनते चले, और वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप सभी से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो है एक रिवीजन पर्पज से हमने ये मॉडल पेपर यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। ये तीसरा है, 2 हो चुके हैं, बाकी के आपको 12 और मिल जाएंगे आपके एग्जाम डेट से पहले पहले तक, 14 अक्टूबर तक। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, उस समय गवर्नर जनरल करजन था। और 1911 में दिल्ली दरबार लगता है जॉर्ज पंचम, और वहाँ पर बंगाल का विभाजन निरस्त किया जाता है, और साथ ही साथ दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है कलकत्ता की जगह। और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होती है। घोषणा 11 में, 12 में स्थानांतरित। याद रखिएगा सभी फैक्ट, जैसे हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो बंगाल विभाजन जो है 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कनिंग। 1857 के समय लॉर्ड कनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। और 58 में आप सभी जानते हैं कि उसके बाद विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है, इलाहाबाद दरबार लगता है। याद रखिएगा इलाहाबाद दरबार कहाँ लगा था? इलाहाबाद में लगा था 1858 में। और उस समय जो है वायसराय का पद सृजित किया जाता है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। वायसराय होंगे और भारत सचिव होंगे, ये 2 नए पद बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम लवणता पाई जाती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ प्लीज़ आप आंसर बताते चलिए, ठीक है? रिवीजन पर्पज से आपका आंसर भी बताना आवश्यक है। वान झील टर्की में सबसे ज़्यादा, ठीक है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 कथन सही है, कोई एक कथन सही नहीं है। जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, बिल्कुल सही है। शीत कटबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, बिल्कुल सही है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। भारत में मानसून इससे प्रभावित होता है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये गलत है। अधिकतम तापमान की मेखला कर्क और मकर रेखाओं पर पाया जाता है। याद रखिएगा विषुवत रेखा पर नहीं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में बादल की उपस्थिति सघन होती है, ठीक है? इस वजह से कर्क और मकर रेखा पर अधिकतम तापमान की मेखला पाई जाती है, याद रहेगा आप सभी को। तो यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। लवड़ी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। 13, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स हिंदी में बोलेंगे तो लवण मृदोदभिद, लवण मृदोदभिद। क्वेश्चन नंबर 14, आपको यहाँ पर मिलान करना है। ऑप्शन जो है यहाँ पर नीचे दिया गया है, चलिए यहाँ पर मिलान कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली अर्ध शुष्क, ठीक है? मुंबई उष्ण आर्द्र, समुद्र के बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ है। जोधपुर शुष्क के अंतर्गत आएगा। शिलांग आर्द्र, मेघालय वाला शिलांग, मेघालय की राजधानी है शिलांग, ठीक है? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र की बिहार, महाराष्ट्र है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछता तो बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल मत कर दीजिएगा, बिहार हो जाएगा। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है, एंट्री पोर्ट निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, निर्यात करना है उसके लिए कुछ वस्तुएं पहले आयात की जाती हैं, एंट्री पोर्ट बोलते हैं व्यापार। सुमेलित करना है यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से। तेल शोधक कारखाना और राज्य, तटीपाका ये आपका है आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में है, नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। 18 देखिए, निम्न में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने? राज्य समिति, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य समिति। 1972 में बैंक दर का आशय होता है, बैंक रेट क्या होता है? केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, अवमूल्यन जब मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके गिराया जाता है।
कब कारगर होता है? विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, यानी अवमूल्यन अगर होता है तो विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि देश की जो मुद्रा है उसके बाह्य मूल्य को कम करना, और इसे करने से क्या होता है, आयात घटते हैं और निर्यात बढ़ जाता है। आयात घटते हैं, निर्यात बढ़ जाता है। एक तरह से बैलेंस ट्रेड को बराबर करने के लिए वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 74वां भी 1992 में हुआ था। 73वां में ग्राम पंचायत और 74वां में नगर प्रशासन का संवैधानिक प्रावधान किया गया। भाग 11 में पंचायती राज, भाग 12 में नगर प्रशासन, भाग 10 में दल बदल विरोधी कानून। तो यहां पर देखिए आंसर बताइए इसका, बी हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, अगर 20 लाख से कम अगर आबादी होती है तो, या 20 लाख तक आबादी होती है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। 22 निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति पर आवश्यक होता है, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति उसके लिए भी आवश्यक होता है, लोकसभा भंग करना उसके लिए भी, लेकिन विधेयकों पर स्वीकृति देना इस पर राष्ट्रपति महोदय के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को दूसरे को कारण। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, कथन। और कारण देखिए, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान संसदीय सरकार की स्थापना करती है, राष्ट्रपति इस व्यवस्था में संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उनके कृत्यों के संचालन सहायता और मंत्रणा देते हैं। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, कारण और कथन, किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करते हैं। 24 निम्न में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? विरोध का अधिकार ये नहीं है, बाकी ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 25 हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं भारत और यूएसए दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन ये, और साथ ही साथ आप देखेंगे जो मूल अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका हो गया, राष्ट्रपति का हो गया जो पद है, उपराष्ट्रपति हो गए। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। ओ ए बी क्या होता है? सार्वत्रिक ग्राही होते हैं, लेने वाले होते हैं। डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28 स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया जो सोने चांदी को साफ करते हैं, धोते हैं, और उसी में जो है थोड़ा सा नुकसान भी होता है धातुओं का। तो किसका मिश्रण होता है ये जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिक्सचर होता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल 3 अनुपात और 1 अनुपात में। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, एसी को डीसी में, ध्यान से देख लीजिए, एसी को डीसी में। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, हाई को लो, लो को हाई में वोल्टेज करता है कन्वर्ट। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। स्टीफन के नियम पर यह कार्य करता है, और इसके अनुसार उत्सर्जित जो विकिरण की मात्रा होती है किसी वस्तु से, उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं देखना, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए यहाँ पर। तो सोलर रेडिएशन को नापते हैं पायर हीलियोमीटर की सहायता से। 31 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। मान लीजिए संख्या इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान लीजिए। संख्या क्या हो जाएगा? दहाई में 10 से गुणा कर दीजिए, 10y + x, ये पूरी संख्या हो गई। और संख्या में जो अंक है उनका योग कितना है? 10 है। और अगर यहाँ पर दहाई और इकाई के अंक अगर आपस में बदल दिए जाए, मतलब 10x + y, अब ये जो है 36 कम हो गया, मतलब इसमें आप 36 ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हल कर लेंगे आप लोग। प्लीज़ आप लोग हल कर लीजिएगा, मैं हल करूँगा तो समय बहुत लग जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। 37 आएगा आंसर। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है, तो इसको आप 3x और 2x मान लीजिए। तो कुल संख्या मतलब कुल कितने हो गए, लड़के लड़की मिला करके 5x हो गए। और 3x में अगर आप देखेंगे तो 25% को 20% को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो 3x गुणे 80/100 कर देंगे, मतलब 4/5। ये जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, क्योंकि आपको निकालना है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ही लड़कियों में देखिए 2x यहाँ पर है, तो क्या करेंगे आप 2x 25% को मिली छात्रवृत्ति लड़कियों में, यानी 75% को नहीं मिला। तो 75/100 मतलब 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 78 करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा आप इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसमें 5x से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लेंगे आपसे भी इतना 78% आएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, 5,9841 का वर्गमूल। चलिए वर्गमूल निकालते हैं फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा 7×7 = 49, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 9 8, यहाँ पे करेंगे 7 + 7, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पे 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 1, इसको उतार लीजिए, जोड़ा उतरता है हमेशा। इसमें 2 वापस ऐड करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 144, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 करिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1441, पूरा कट गया, यहाँ पे आपका 721 आ गया। बहुत क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक पता रहना चाहिए कैसे करना होता है। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18, मतलब 25 यहाँ पर पूर्णांक हो गया और औसत अंक कितना है 18 है 3 छात्रों के लिए। तो कुल कितना हो जाएगा नंबर अंक, 3 छात्रों का 54 नंबर हो जाएगा। 2 छात्र इसमें और शामिल हो गए, अब जो है औसत 20 हो गया, तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 5 छात्रों का 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 3 छात्र हैं उनके टोटल अंक 54, 18 औसत है। जब 2 छात्र उसमें और आ गए तो 5 छात्र हो गए, औसत 20 है, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, औसत अंक 20 है, तो 20 × 100 कर दीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 46। आपसे पूछा क्या है, जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं वह न्यूनतम अंक कितना हो सकता है, न्यूनतम अंक। तो 25 तो यहाँ पर अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं, 25 अधिकतम, तो न्यूनतम 21, मतलब जो 2 छात्र नए आए होंगे या तो उनके अंक 25 21 हो, या फिर 24 22 हो, या 23 23 हो, यही हो सकते हैं ना। तो अधिकतम 25 तो न्यूनतम 21, 21 से कम होना संभव नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। 2 × 5 = 10, जब भी 2 × 5 करेंगे हमेशा आपको लास्ट में 0 मिलना ही मिलना है, अंत में 5 मिलने के लिए कोई भी एक अतिरिक्त होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर x और ये 5 की पावर भी x दिया हुआ है। x का मान कुछ भी रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो दोनों जगह 2 2 आएगा, मतलब 2 2, मतलब 2 और 5 का 2 जोड़ा बन जाएगा, मतलब कोई भी एक एक्स्ट्रा बचना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर ये होता है 2 की पावर x + 1 5 की पावर x, तब यहाँ पर होता है कि लास्ट में 2 बचेगा, ठीक है। या फिर 5 की पावर x + 1 और यहाँ पे 2 होता, तो ये होता है कि लास्ट में वो देखा जाता है उसमें क्या बच रहा है। लेकिन अगर दोनों यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, नहीं x का कोई भी मान नहीं होगा, जिससे कि अंत में 5 आए, इकाई के अंत में, इकाई के स्थान पर। 36 देखिए, इसके बाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। बालकांड, अयोध्या कांड, मैं क्रम से पढ़ रहा हूँ। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, 7। रामचरितमानस चाहे रामायण दोनों ही पूछे जाएंगे, तो आपको 7 ही कांड याद रखना है। 7, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ बताइए। लोहे के चने चबाकर, क्या इसका मतलब होगा, बहुत कठिनाई झेलना, ए वाला। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 38, तो यहाँ पर देखिए बहुत माफी चाहूँगा, राधा घर पर नहीं है, राम पाठशाला बैठा, ये भी गलत है। आप अवश्य सुने होंगे, ये भी गलत है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, शुद्ध वाक्य यहाँ पर डी हो जाएगा, 38 का डी। 39, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करिए। अन्न मतलब अनाज, अन्य माने दूसरा। इनमें से 39 का ए। 40 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। सी नहीं है, सुधि नहीं है। सुधि किसको बोलते हैं, सुधि जो है पंडित का पर्यायवाची है, पंडित विद्वान का पर्यायवाची है। बाकी वागीश्वरी, शारदा, वाणी, ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं।
इसके बाद अंग्रेजी का पैसेज है, प्लीज़ आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये पैसेज शायद रिपीट हो रहा है क्या? पिछले वाले प्रैक्टिस में भी ये पैसेज था वहाँ पर ना। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा सा हल्का सा ब्लर हो रहा होगा बीच बीच में, लेकिन ये फिर क्लैरिटी आपको बीच में मिल जा रही होगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप सभी देखिएगा और आप सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको जो भी मॉडल पेपर मिलते हैं 13-12 मिलेंगे आपको, और इसे छोड़ करके तो आप सभी देखते रहिए और अच्छे से जो है तैयारी करिए। पीईटी में एक अच्छा इसको लाने की कोशिश करिए। चलिए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। व्हाट डिड द आर्कियोलॉजिस्ट नॉट डू टू स्टडी अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन? प्राग ऐतिहासिक काल का जो मनुष्य है उसके बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, लुकड फॉर ट्रेजर। नॉट पूछा यहाँ पे, ठीक है, नॉट डू टू स्टडी, जबकि डग ऑफ आर्टिफैक्ट्स, एग्जामिन हंटिंग टूल्स, स्टडीड केव ड्राविंग्स, ये सभी स्टडी करना है उसको, या उसके बारे में स्टडी किया गया है। 42, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। माई ओल्डर नहीं यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? माई एल्डर। ठीक है, यहाँ पे एल्डर आएगा, माई एल्डर, गद्यांश के आधार पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, दी ताजमहल इज अ मोनूमेंट सिंबलाइजिंग लव, ये हो जाएगा। ठीक है। 44 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको बदलना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, इसका क्या हो जाएगा 44 का? रवि एडवाइज्ड, इसमें कर रहा है तो रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, सलाह दे रहा है यहाँ पर। 45 देखिए इसके बाद, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव। मतलब ये आपका दिया गया है एक्टिव में, इसको बदलना है पैसिव में। सॉरी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा। यू विल मतलब सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अगर विल सेल है तो विल के साथ बी और सेल के साथ बी लग जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू विल के साथ बी लग जाएगा, यू विल बी। क्रिया थर्ड फॉर्म में लाफ्ड एट बाई देम, सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना करके बाई के साथ लगाते हैं। चलिए रीजनिंग, यदि ए को 1 बी को 2 से, इसी तरह से जेड तथा अक्षरों को संख्याओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जेड को 26 से, तो प्रॉब्लम शब्द के लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा? बहुत आसान प्रश्न है। पी होता है 16वें नंबर पे, आप देख लीजिएगा गिन करके, और आर आपका है 18 पे, ओ आपका है 15 पर, बी आपका 2 पर, एल आपका 12 पर, ई आपका 5 पर, एम आपका 13 पर। एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसको, ईजोटी, EJOTY, 5, 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। अगर आपको इतना याद रहेगा तो उसके आगे पीछे वाले भी आप काउंट कर सकते हैं। इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? ऐड करने पर 81 आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष हैं। अच्छा, ये कथन हो गया, यहाँ पर निष्कर्ष हो गया। 47 देखिए ध्यान से आप सभी लोग, पहला वाला भी असत्य है, दूसरा वाला भी असत्य है। ठीक है, यहां पर सी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, भी जो है यस से बड़ा, भी यस से बड़ा कैसे होगा? टी और यू ये जो है भी के बराबर हो सकते हैं, और यहां पर जो टी है यस से बड़ा है, तो भी यस से बड़ा होगा, ये प्रूव नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से ये वाला भी है, ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। 48 देखिए, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? ये आपका लीप वर्ष नहीं है, तो 15 नवंबर से 15 नवंबर 2019 में जाएंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। 20 में जाएंगे तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 जो है आपका 2020 आपका लीप ईयर है। फिर आप 15 नवंबर 2021 में जाएंगे, 4 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो नवंबर में आप 4 ऐड कर लीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सॉरी, गुरुवार में आप 4 दिन ऐड कर लीजिए। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं जब लीप वर्ष पड़ जाए ना, वहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ा दीजिएगा। जैसे 15 नवंबर 2018 से 15 नवंबर 2019 में आप जाएंगे तो ये
19 जो है ये भी लीप ईयर नहीं है और 18 भी लीप ईयर नहीं है। हालांकि 18 में लीप ईयर से मतलब नहीं, क्योंकि लीप ईयर से फरवरी वाला दिन बढ़ता है। तो आप तो फरवरी से आगे निकल चुके हैं, तो 19 वाला लीप ईयर है नहीं। तो जब लीप ईयर ना हो तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा सेम तिथि को। फिर 15 नवंबर 2020 में आएंगे तो ध्यान दीजिएगा 2020 जो है लीप ईयर है। तो एक तो ऐसे बढ़ेगा और एक आपका जो है फरवरी की वजह से बढ़ जाएगा, तो 2020 में 2 दिन बढ़ जाएगा। तो एक दिन यहाँ बढ़ा, 2 दिन यहाँ बढ़ जाएगा। फिर आप 2021 में आएंगे, एक दिन और बढ़ जाएगा, टोटल यहाँ पे 4 दिन बढ़ जाएंगे। 49, यदि उपर्युक्त श्रृंखला के आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद होगा। क्वेश्चन बस केवल घुमा करके पूछा है। श्रृंखला के आधे भाग को मतलब यहाँ देखिए 7 तक, जो 7 तक यहाँ पर है ना, इसको उल्टा करके मतलब 7, फिर टी, फिर प्रतिशत 5 के, फिर यहाँ पर डॉलर, फिर यहाँ पर ए, फिर 2, फिर हैश, फिर यहाँ पर आर, फिर यहाँ पर 3। ये आधा भाग हो गया। फिर बाकी का जो आधा भाग है एंड की बात से उसी तरह से रहेगा। फिर दाएं से आप 15वां काउंट करेंगे और 15वां नहीं, दाएं से 18वां काउंट करेंगे और 18वें के फिर दाएं जाएंगे। मतलब आप यहाँ से चले, आप ऐसे 18वां, और यहाँ से वापस फिर आप जो है 15वां। तो फाइनली आपको दाएं से तीसरा ही पद निकालना है, तीसरा पद, दाएं से तीसरा पद 1, फिर एट द रेट, फिर यहाँ पे क्यू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। बेसिकली आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। दाएं से 18वां, फिर यहाँ से अब जो मिला आपको उसके फिर आप दाएं जाइए, ठीक है। जो पद मिला आपको 18वां, फिर उसके दाएं जाना है। क्वेश्चन नंबर 50 लिखिए। इसके बाद विद्यालय में KG1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। कथन और कार्यवाही यहाँ पर है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। कार्यवाही इसमें क्या की जा सकती है? मामले के समाधान हेतु चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए, ताकि सबको पता रहे कि किसे फॉर्म भरना है, किसे फॉर्म नहीं भरना है। विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। यहाँ पर दोनों ही ठीक है, दोनों ही कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मिथिला, बिहार में। निम्न में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताते रहे। जल वाष्प है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस गैस में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड को गला घोटू गैस भी कहते हैं। यह जो है CO2 की तुलना में ऑक्सीजन से या हीमोग्लोबिन से तेजी से चिपकता है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उससे गला घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1935 में AG टांसले महोदय ने। AG टांसले। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? 55 का C हो जाएगा, C, सिक्किम। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश से मतलब नहीं है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से पूछा है। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाएं किस देश से लगती हैं, वह देश कौन सा है? याद रखिएगा, चीन, ठीक है। कौन कौन से देश लगते हैं? उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और एक देश है वियतनाम। कुल 14 देश। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति महोदय को, अनुच्छेद 72 के तहत। 72 भी आप याद रखिएगा। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? कुषाण काल में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी, इसको छोड़ दीजिए, करंट अफेयर वाला देख लीजिएगा प्लीज आप सभी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट, इसको भी आप छोड़ दीजिए। जो अभी जितने भी नए प्रश्न हैं, जैसे एक स्वदेशी, जो आप देखेंगे कि जो भी मतलब हम लोगों के डिफेंस सिस्टम बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, तो लेटेस्ट वाला आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो करंट अफेयर जो हमने बताया आपको है टेलीग्राम चैनल पे, वो पूरा हमने वो PDF अपलोड किया हुआ है। पूरा आपको देखना है, 10-10, 20-20 पेज डेली देखते रहिए। इसको भी छोड़ दीजिए, बाकी आप देख सकते हैं इसको। और 62, स्वदेशी विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसील का निर्माण करने वाली कंपनी है। वैसे ये करंट में ही आपको थोड़ा सा देखना है ध्यान से, बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको।
तो इसका आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? ग्वालियर और ओरछा। 64 इसको भी छोड़ दीजिए, 65 इसको भी छोड़ दीजिए, या देख लीजिए 65 को। मुक्त आकाश संधि हाल दिनों में सुर्खियों में रहा, इस संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर तीनों ही सही है। यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गए। इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। 66 सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल जनवरी 2021 में मंजूरी दी गई? 66, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, उज्बेकिस्तान। थोड़ा सा इसको हम करंट वाला जो है ना अलग से देखेंगे, जो हमने आपको पीडीएफ दिया, बल्कि मैं आपको करंट वाला भी एक अलग से सेपरेट वीडियो में करा दूंगा, सिर्फ उसमें करंट वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद देखिए 67, आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 का है ये? ठीक है, तो यह है सीड्स, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 68 देखिए, इसके बाद भारत ने हाल ही में VLSRM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो केवल इसका आंसर देख लीजिए, बाकी आपको करंट वाला PDF देख लेना है अच्छे से। यहाँ पर तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, डी। 69, कंपनी निगमित के दूसरा संशोधन नियम 2021 के अनुसार अनिवासी भारतीय के रूप में माने जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि क्या है? 120 दिन। निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? केवल आंसर देख लीजिए, WCCB। 71 देखिए, इसके बाद हिंदी का गद्यांश है, मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। विश्व की ऐसी कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो, यहाँ से शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना। आश्रय स्थल से अभिप्राय है गद्यांश के आधार पर रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है 73 डी, वनों को बचाना। 74 वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वर्षा कराने में सहायक बनकर। इन चारों ऑप्शन में से गद्यांश के अनुसार। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? वनों के कारण। दूसरा गद्यांश देखिए, गद्यांश हो गया, ग्राफ तालिका हो गए, हिंदी के प्रश्न हो गए, मैथ वाले प्रश्न, रीजनिंग, यहाँ से कोई प्रश्न गलत आपका होना ही नहीं चाहिए। ग्राफ तालिका में समय थोड़ा जरूर लगता है, कैलकुलेशन होता है, लेकिन वो भी प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। बाकी जो आपका जीके वाला पार्ट है, करंट अफेयर वाला पार्ट है, उसमें 10 क्वेश्चन जीके, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, वहाँ से 20 में से भी अगर आप 15 भी कर लेते हैं, 12-14 भी कर लेते हैं, मतलब हमारे हिसाब से कम आप 80 प्लस का ही टारगेट लेकर चलें, ताकि आने वाले किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? 76, उसे व्यर्थ न करना। 77, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। 78, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। 79, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है, नहीं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नहीं हम नहीं देख लेते हैं, नहीं देख पाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो प्रमाद छोड़ दीजिए, बाकी ये सभी जो है सजगता के पर्यायवाची हैं। प्रमाद जो है नशा, उन्माद, मद, उसके पर्यायवाची हो गए। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। छात्र जीवन और समय। छात्र जीवन और समय, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिसकी चर्चा प्रमुखता से की गई हो, जो चीज़ें फोकस में हो, केंद्र में हो। चलिए ग्राफ नहीं, पहले तालिका वाला प्रश्न है, उसके बाद ग्राफ है। पहले 81 से 90 तक तालिका, उसके बाद ग्राफ। ध्यान से देखिए, बहुत प्रश्न आसान, अगर आपको ये तालिका समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। ध्यान से देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए विभाग है, फिर इसके बाद कर्मचारियों की संख्या है, उसके बाद फिर लिंग है, फिर शहर है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप चारों प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, विभाग ई मतलब ये हो गया, और टोटल कितने कर्मचारी हैं? 80,000 कर्मचारी हैं, 80,000, 1 2 3 ठीक है। और विभाग ई, इसमें जो है टोटल कितने कर्मचारी हैं? 80,000 में से विभाग ई के 36% कर्मचारी हैं। 36/100 कर दीजिए।
विभाग ई के पुरुष कर्मचारी 36% टोटल कर्मचारी हैं ई के 80,000 में से, और इसमें भी पुरुष कितने हैं, तो 8 और 1 का पुरुष महिला का अनुपात है, तो हमें यहाँ पर केवल पुरुष देखना है। पुरुष मतलब 8 हो गया, और 8/9 दोनों रेशियो का ऐड करके नीचे रखते हैं, और पुरुष का तो पुरुष का ऊपर लिख देंगे 8, अगर यहाँ पर महिला होता तो महिला वाला 1 लिखते। ठीक है, तो 8/9 हो गया। विभाग ई के पुरुष कर्मचारी, और दूसरा क्या है, विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है, तो विभाग ए में मतलब 80,000 का 10% कर लीजिए, सीधे सीधे मैं यहाँ पे 8,000 लिख दे रहा हूँ, समझ जाएंगे ना आप, 80,000 का 10%। और इसमें भी हमें देखना है जेड को, जेड मतलब 1 हो गया, और टोटल कितना रेशियो हो जाएगा 10, तो 1/10 यहाँ पर हो गया। सॉल्व कर लेंगे, ये 800 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा सॉल्व करने पर, 25,600 आएगा, 25,600 आएगा। ठीक है, और पूछा है कि ये 25,600 जो है इसका विभाग ए से शहर जेड में जो जितने कर्मचारी हैं उसका कितना प्रतिशत है, तो इसको आप नीचे रख दीजिए और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपको 3200%। तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर दिया है विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रहे महिला कर्मचारियों से क्या अनुपात होगा। देखिए ध्यान से, बी में पुरुष कर्मचारी और डी में पुरुष कर्मचारी, मतलब 80,000 यहाँ पे आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, और 20 माफ़ी चाहूँगा, बी 22% हो गया यहाँ पर, और हमें केवल लेना है पुरुष, मतलब 13/22 हो गया, और प्लस डी को भी लेना है, तो ये कितना है 20% है। पहली बात तो 80,000 का 80,000 मैंने कॉमन ले लिया है पहले ही, 80,000 दोनों में रहेगा मल्टीप्लाइड, तो डी हो गई 20% 80,000 का, और यहाँ पर भी हमें लेना है पुरुष, मतलब 3/5। ठीक है, और दूसरा क्या था, अनुपात किससे निकालना था, ए और ई, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ए और ई के महिला कर्मचारियों से, तो यहाँ पर आप 80,000 कॉमन ले लीजिए पहले। ठीक है, ए मतलब 10% है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 10/100, और हमें लेना है महिला कर्मचारी, महिला मतलब 3 लेना है हमें यहाँ पे, तो 3 कर दीजिए ऊपर, और नीचे हो जाएगा 10, 7 10, अगर पुरुष होता तो 7/10 करते, प्लस ई मतलब नहीं बी और डी, हाँ ठीक है, ई मतलब 36%, यहाँ पे हो जाएगा 36/100, और यहाँ पे हो जाएगा महिला लेना है तो क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालना है। कैलकुलेशन होता है लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, मेरा बस कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पर आप पूरा कर लीजिएगा, और मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ 82 का, बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मैं पूरा को करके भी दिखा सकता हूँ लेकिन समय बहुत लग जाएगा। ठीक है, बाकी मैं कैलकुलेटर से करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलेंगे नहीं कि मैं फटाफट करके आपको दिखा दूँ। इससे आप आंसर देख लीजिए, शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं, आप प्लीज़ कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। 11,360। विभाग ए तथा ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, 84, 36,800। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिलकर के रह रहे हैं, 85 का सी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, तो बाकी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 हमने करके आपको दिखा दिया। दूसरा यहाँ पर तालिका देख लीजिए, नीचे दी गई तालिका में 4 विभिन्न बैंकों के, सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है बीच बीच में, ठीक है अब सही है, 4 विभिन्न यहाँ पर बैंक हैं, सम वितरित ऋणों की संख्या को दर्शाया गया है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, सम वितरित ऋण 20 लाख से कम वाला, 20 लाख से अधिक या बराबर वाला है, और यहाँ पर जो है MSE को का प्रतिशत दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आप 4 क्वेश्चन जो है आपको अपने से करना है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। सी द्वारा MSME को वितरित न किए गए ऋण, ये है वितरित किया गया ऋण, सी को, सी मतलब 160, तो वितरित किया गया ऋण कितना है 10% है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वितरित न किया गया ऋण मतलब 90% होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 144, मतलब 160 में 144 क्या है वितरित न किए गए ऋण MSME को, और बाकी का जो 10% होगा मतलब 16 वो वितरित किया गया ऋण है MSME को।
हमें यहाँ पर न वाला निकाला, न वाला 144 आ गया। और सी द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों से, ये वाला जो आ गया, जो 20 लाख से बराबर या अधिक वाला है, से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी का देखिए ध्यान से, सी का यहाँ पे कितना है, 64 है, ठीक है। तो 64 से 144 कितना प्रतिशत अधिक है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, मिलेगा आपको कितना, 80 मिल जाएगा। और नीचे आपका हो जाएगा 64, और यहाँ पर कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पर, सही है, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 125%। 8 अट्ठे 64, 8 दहा में 80, और यहाँ पे 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 25 हम, और 25 पचे 125, ठीक है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर तो हो गया 125, बी वाला राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए थोड़ा सा। डी द्वारा अन्य एमएसई को संवितरित ऋण 44 है, जो कि 20 लाख से अधिक या बराबर के लिए। तो डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से कम के लिए है। कैसे करेंगे इसको, डी द्वारा अन्य को, डी मतलब 100, अन्य को मतलब जो ऋण वितरित किया गया है उसको छोड़ करके। ये तो किया गया 6%, नहीं किया गया है मतलब 94% हो गया। यहाँ पे 100 का 94% मतलब 94 मिल जाएगा आपको। और दूसरी कंडीशन क्या है, तो डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से कम वाले में है। मतलब वह संवितरित ऋण जो 20 लाख से कम वालों के लिए है। आप क्या करेंगे, इस 94 में से 46 यहाँ पर है, ये 20 लाख से अधिक के लिए है। तो 20 लाख से कम के लिए कितना हो जाएगा, 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, टोटल 100 यहाँ पर है, 100 में से 46 करेंगे माइनस, यहाँ पे आपको मिलेगा 54। तो ये 20 लाख से कम वाला हो गया। ध्यान से देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। ये 20 लाख से कम के लिए हो गया, ये 20 लाख से ज़्यादा के लिए है 46 ना। 100 में से माइनस कर देंगे 20 लाख से कम वाला कितना मिल गया आपको, 54 मिल गया। और इसी तरह से जो वितरित नहीं किया गया है ऋण, 100 में जो है 6% वितरित किया गया है, 94% वितरित नहीं किया गया, मतलब 94 वितरित नहीं किया गया है। अब इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है क्वेश्चन में। बेसिकली दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना मिल जाएगा, 94 माइनस 40। कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पर, 100 माइनस करेंगे 46, डी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा शो कर लीजिएगा प्लीज़ आप सभी। यहाँ पर आंसर दिया गया है 50, ठीक है। कुछ करने में हमसे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो रही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर यहाँ पर होगा 60। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, मैं आपको दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, आगे ग्राफ में भी। 89, क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 90 का हो जाएगा यहाँ पर सी, 133। प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। इसके बाद यहाँ पर है ग्राफ, ठीक है, दोनों ग्राफ आपके सामने दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाला अंग्रेजी का ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, और फिर वापस ऐसे गया। और ये आपका हिंदी वाला ग्राफ है, ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और इसी तरह से यहाँ पर ये कुछ देश हैं और इनका जो है प्रति एकड़ उपज दिया गया है आगे, भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान का, ठीक है। दोनों को आप साथ साथ देख लीजिए प्लीज़, यहाँ पर दोनों को एक साथ देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। सबसे पहले बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नोबल की कुल प्रतियों का ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नोबल की कुल प्रतियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, इतना आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में, या ये मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल नोबल की प्रतियां, बी और डी, ये बी और यहाँ पर डी, किसकी, अंग्रेजी की, नहीं, बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नोवेल की कुल प्रतियां। तो बी और डी में सभी आ जाएंगे, मतलब पहले अंग्रेजी वाला देख लीजिए, उसके बाद हिंदी वाला, चारों आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 33, और इसके बाद ये 36, 34, और यहाँ पर हो जाएगा 38, और ये आपका हो जाएगा 42। आपको एग्जाम में ना ग्राफ बिल्कुल क्लियर दिखेगा।
मतलब ये दोनों ऐड करने हैं, ये दोनों ऐड करने हैं, ये 4 हो गए, फिर इन चारों को ऐड कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा टोटल मिला करके 150। इसके बाद देखिए ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवल की कुल प्रतियों से अनुपात, ए और ई मतलब ये दोनों ऐड करिए और ये दोनों ऐड कर लीजिए, फिर इनको आपस में ऐड करिए तो ये आपको मिल जाएगा 160। तो ये 150 से 160 का अनुपात निकालेंगे, अनुपात रेशियो, तो 15:16 मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 92, ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे अंग्रेजी के नॉवेल की प्रतियां। ए और सी केवल अंग्रेजी का देखना है, अंग्रेजी का केवल देखना है, मतलब ये वाला हो गया। एक आपको ये ऐड करना है और सी वाले में आपको ऐड करना है इसको। ठीक है। तो ये हो गया आपका 27 और ये आपका है 48, 27 + 48 ये मिल गया आपको 75। और इसके बाद क्या है, बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी की नावल प्रतियां, नावल की प्रतियों से कितने प्रतिशत कम है। तो बी और ई द्वारा हिंदी का देख लीजिए, बी का हिंदी मतलब ये वाला और ई का हिंदी मतलब ये वाला जो नीचे वाला है। ये दोनों कितना कितना है, 36 है और यहाँ पर 44 है। ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 80। तो 80 से 75 कितने प्रतिशत कम है, दोनों का डिफरेंस 5 है और 5/80 कर देंगे, कितने प्रतिशत पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 6.25%, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। इसके बाकी के 3 क्वेश्चन और देख लीजिए, 93 का आंसर देख लीजिए केवल, बाकी आपको सॉल्व करना है, प्लीज़ आप सॉल्व करिएगा इसको। 93 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी 182, 94 का राइट आंसर हो जाएगा, 94 का राइट आंसर हो जाएगा डी 16 और 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी 126। और ये लास्ट ग्राफ देख लीजिए इसके बाद, ये देश हैं और इनकी प्रति एकड़ उपज है। दिए गए देशों की औसत उपज क्या होगी, सबको ऐड कर लीजिए, एक तरफ से सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 812 मिल जाएगा। सभी 6 देश यहाँ पर है तो आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिला आपको यहाँ पर 135 और यहाँ पर 1/3, ये वाला आंसर हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है। पाकिस्तान का कितना है 160 है, भारत का 200 है, तो 160 से 200 40 ज़्यादा है और नीचे कर देंगे आप 160, जिसके सापेक्ष से पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं और यहाँ पर कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 4 25 हम, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25%, 97 का 25%। 98 का आंसर देख लीजिए 16.2%, 98 और 99 का आंसर देख लीजिए प्लीज़ यहाँ पर 172 किलोग्राम और 100 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी 676.66। दिए गए देशों का औसत उपज देश की कुल उपज से कितना अधिक है, कितना कम है। कुल उपज कितना निकाला था अभी हम लोगों ने, कुल उपज यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था 812 आया था और हमने उसका औसत भी निकाला था एक क्वेश्चन में। औसत कितना आया था 135 सही 1/3 यानी 406/3, बस इसमें से माइनस करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं और सभी क्वेश्चन आप प्लीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपकी सही हुए आप सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो को उम्मीद करते हैं आप सभी ने पूरा देखा होगा। तो हम लोग मिलेंगे अब इसके बाद मॉडल पेपर 4 में। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।